हेलो दोस्तों, मैं हूं संजय सर और तोशिक ट्यूटोरियल्स में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज का ये जो लेक्चर है, इस लेक्चर में मैं आप लोगों को पीडीआर का क्वेश्चन बैंक बताने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को टेंशन है कि इतने सारे चैप्टर में से कौन सा आने वाला है, इतने सारे सिलेबस में क्वेश्चन पेपर में कौन सा आएगा। तो ये सब मैं आप लोग को डिटेल्स में बताने वाला हूं। और इसके अलावा जिन लोगों ने पीडीआर का एप्लीकेशन परचेस किया है, उन लोगों के भी डाउट यहां पे क्लियर हो जाएंगे। ओके, तो यहां पे अभी मैं आप लोगों को स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन बैंक पीडीआर का। क्वेश्चन बैंक ऑफ पीडीआर इस तरह से आप लोग यहां पे देख सकते हो, और जो मैंने बताया है वही आप लोग प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो ये रहा फर्स्ट टॉपिक। अभी यहां पे मैंने क्वेश्चन पेपर सेट नहीं किया है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो अभी पता नहीं है, क्योंकि केस स्कीम में पहला पेपर है। तो चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन नंबर दिए हैं। अभी फर्स्ट जो है वो है ऑक्सिलरी व्यू। अभी ऑक्सिलरी व्यू में इसका जो वेटेज है वो वेटेज 8 मार्क्स के लिए है। कितने मार्क्स के लिए है? 8 मार्क्स के लिए। लेकिन मुझे ऐसा डाउट है कि 8 मार्क के बजाय वो 10 नहीं तो 12 के लिए रह सकता है। ठीक है, फिर ऑक्सिलरी में क्या प्रैक्टिस करना है? तो ऑक्सिलरी में पीडीएफ में एप्लीकेशन के अंदर मैंने 14 सम सॉल्व करके दिए हैं। तो इतना 14 में से मैं तुम लोगों को 3 या 4 सम बताता हूं, उसकी प्रैक्टिस करो। तो यहां पे एप्लीकेशन ऑक्सिलरी व्यू, यहां पे देखो ये एक सिंपल सा सम है, ये वाला प्रैक्टिस करना है। उसके बाद ये वाला सम है, इसका भी प्रैक्टिस करना है। ये वाला सम जो है, ये वाला सम बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप लोग इसका भी प्रैक्टिस करोगे। कितने सम हो गए? 3 सम हो गए। उसके बाद ये जो सम है उसका वीडियो मैंने यूट्यूब पे भी अपलोड किया है, वो भी आप लोग को अच्छी तरह से शायद आप लोगों ने निकाला भी होगा। ये वाला सम है, मतलब इतने जो सम है, अगर इस सम में आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस किया तो आप लोग एग्जाम में कोई भी ऑक्सिलरी आने दो, आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो ऑक्सिलरी मतलब क्या ध्यान में रखना है आप लोगों को? तो एक बात अच्छी तरह से ध्यान में रखो, कहीं पे भी अगर सर्कुलर पोर्शन रहा, कहीं पे भी अगर सर्कुलर पोर्शन रहा, तो उस सर्कुलर पोर्शन के आप लोगों को इक्वल 8 पार्ट्स करने हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स करने के बाद उसके प्रोजेक्शन आप लोग फ्रंट व्यू में लेके जाओगे, और फ्रंट व्यू में लेके जाने के बाद वो जहां पे टच हो रहे हैं वहां से परपेंडिकुलर प्रोजेक्शन निकलते हैं। फिर उसका रिलेशन क्या है? तो उसका रिलेशन आप लोगों को साइड में पता चलता है कि भाई ये सर्कुलर पोर्शन मतलब ये सेंटर लाइन, मतलब ये सेंटर लाइन है। इस सेंटर लाइन के ऊपर 8 और 6 कितने डिस्टेंस के ऊपर है? तो 8 और 6 का प्रोजेक्शन आया, तो इस सेंटर लाइन से यहां से 6 जितना डिस्टेंस है उतना ही 8 है, तो आप लोग यहाँ पे मार्क कर सकते हो। तो ये सब तुम लोगों को एप्लीकेशन के अंदर और उस यूट्यूब के वीडियो के अंदर मैंने सब डिटेल में बता दिया है। अभी ऑक्सिलरी में जैसा कि मैंने कहा कि 8 या 8 मार्क्स के लिए सिलेबस में दिया हुआ है, लेकिन 10 मार्क्स या 12 मार्क्स हो सकता है। और ऑक्सिलरी के बारे में आप लोग को एक बात बता दूं कि जो क्वेश्चन है, अगर वो क्वेश्चन आप लोग वैसा का वैसा ड्रॉ करते हो और कुछ निकालने का ट्राई करते हो, तो आप लोग को 3 मार्क्स मिलते हैं। कितने मार्क्स मिलते हैं? 3 मार्क्स। क्योंकि ऑक्सिलरी में जो फ्रंट और साइड तुम लोग को निकालना रहता है वो कंस्ट्रक्शन के जरिए निकालना है। फॉर एग्जांपल यहां पे ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस तुम लोग को दिया नहीं है। दिया है कि वहां पे डायमेंशन नहीं। उसका कहना क्या है कि 130 का लेंथ जहां पे खत्म होता है, वहां से आप लोग 30 डिग्री का लाइन ड्रॉ करो। हाइट कितना दिया है? 40 प्लस 20 60 का एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे और वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके रखोगे। 30 का लाइन इस हॉरिजॉन्टल लाइन को जहां पे इंटरसेक्ट होगी, वहीं पे तुम लोगों को ये लेंथ मिलेगा। तो है कि नहीं कंस्ट्रक्शन?
तो ऐसे कंस्ट्रक्शन जो रहते हैं ऑक्सिलरी में रहते हैं, मतलब फुल फिल पूरा डायमेंशन नहीं दिया रहता है, कुछ तुम लोगों को एंगल के जरिए फाइंड आउट करना पड़ता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन है, अगर वो क्वेश्चन आप लोग वैसे के वैसे ड्रॉ करते हो तो आप लोगों को 2 या 3 मार्क्स हम मिलते ही है। लेकिन आप लोग का एम जो है ये 2 या 3 मार्क्स नहीं रहना चाहिए, 10 मार्क्स होने चाहिए। अगर 10 मार्क्स के लिए है तो आप लोग को 10 मार्क्स मिलने ही चाहिए। तो 10 मार्क्स के लिए पूरा परफेक्ट मार्क्स के लिए आप लोगों को प्रेजेंटेशन कुछ इसी प्रकार करना होगा। मतलब जो तुम लोग नंबर देते हो वो नंबर अच्छी तरह से दिखने चाहिए, ठीक है। व्यू के नाम अच्छी तरह से लिखने चाहिए। फ्रंट व्यू, ये राइट हैंड साइड व्यू है, और ये ऑक्सिलरी व्यू। और यहाँ पे कभी कभी तुम लोगों को सिर्फ ऑक्सिलरी ड्रॉ करने को कहेंगे या फिर कभी कभी टॉप व्यू निकालने को कहेंगे। तो जो तुम लोग को गिवन रहेगा वही तुम लोगों को वहां पे बनाना है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ऑक्सिलरी का आप लोगों का कुछ डाउट रहेगा तो क्लियर करा के लो। ये भी एक सम है, इस सम में भी आप लोगों को मतलब एग्जाम में आने का चांस ज्यादा है, ठीक है। ये सिंपल सा सम है, इसमें तुम लोगों को साइड व्यू निकालने को कहा गया है, टॉप व्यू निकालने को कहा गया है, और फ्रंट और ऑक्सिलरी व्यू दिया हुआ है। तो एग्जाम में तुम लोग को अगर 8 मार्क्स के लिए आता है तो 8 मार्क्स के लिए सिर्फ या तो टॉप व्यू निकालने को कहेंगे या फिर साइड व्यू निकालने को कहेंगे। लेकिन 10 या 12 मार्क्स के लिए आया तो आप लोग को ये दोनों व्यू आप लोग को निकालने होंगे, ठीक है। तो ये ऑक्सिलरी में मैंने जितने सिंपल सिंपल से सम सिखाए हैं आप लोग उसका प्रैक्टिस करो। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें से एक आने वाला है। उसके बाद है हमारा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो है वो सेकंड क्वेश्चन मैंने कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन के ऊपर रखा है, और एज पर सिलेबस उसका वेटेज जो है, वेटेज उसका 14 मार्क्स है। तो 14 मार्क्स के लिए आप लोगों को सबसे ज्यादा टेंशन इसी बात का है कि कन्वेंशनल में तो बहुत सारे सिंबल हैं, तो क्या क्या ध्यान रखना है, कौन कौन सा बाय हार्ट करना है। तो उसीलिए मैंने क्या किया है, मैंने टॉपिक वाइज सब सिलेक्ट किए। जैसा कि देखो ए कैटेगरी किसका है, मेटल का। तो मेटल में आप लोग को क्या क्या ध्यान में रखना है, तो पैकिंग एंड इंसुलेटिंग मटेरियल्स, ये वाला एक, जिसमें रबर रेक्सिन वगैरह ये सब पैकिंग के जो मटेरियल रहते हैं उसका सिंबल है। उसके बाद है एक वुड। वुड जो है वो एकदम अलग से फिगर है उसका, एकदम ध्यान में रहता है, इसलिए वुड। और तीसरा है मेटल। अभी मेटल में जितने भी मेटल हैं, एल्यूमिनियम, ब्रांज, कॉपर वगैरह, वो सब का सिंबल एक ही है। और अगर आप लोगों ने देखा पीडीएफ में देखा तो एकदम इजीली तरीके से आप लोग उसको ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। तो ये पहला ए हो गया मेटल, जिसमें 3 आप लोगों को करने हैं। उसके बाद दूसरा है कन्वेंशनल ब्रेक इन पाइप। इसमें पाइप और ट्यूबिंग, लॉन्ग ब्रेक इन पाइप और रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये तीनों का प्रैक्टिस करो, तीनों में से एक आएगा। उसके बाद मशीनिंग कंपाउंड्स, उसमें स्ट्रेट नर्लिंग, डायमंड नर्लिंग। अभी स्ट्रेट नर्लिंग और डायमंड नर्लिंग में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। स्ट्रेट नर्लिंग में लाइन हॉरिजॉन्टल रहती है और डायमंड नर्लिंग में क्रॉस रहती है, तो आसानी से आप लोग ध्यान में रख सकते हो उसको। तो स्ट्रेट नर्लिंग, डायमंड नर्लिंग। उसके बाद है स्प्लिन शाफ्ट और स्क्वायर ऑन शाफ्ट, एक्सटर्नल स्क्रू थ्रेड। इन तीनों में से एक तो 100% आएगा ही, तीनों में से एक 100% आएगा। उसके बाद है डी, बॉल एंड रोलर बेरिंग। तो वो भी 2 ही फिगर है, आप लोग उसको कर सकते हो। उसके बाद है स्प्रिंग। स्प्रिंग में एक सिंपल है स्पाइरल, स्पाइरल स्प्रिंग। तो स्पाइरल स्प्रिंग का ये देखो डिजाइन आप लोगों को दिख रहा है, मतलब ये तो फ्री हैंड आप लोग हाथ से भी बना सकते हो। तो कन्वेंशियल जो है, कन्वेंशियल हमेशा फ्री हैंड नहीं बनाना है। यूनिट टेस्ट का एक वीडियो है जो यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो उसमें मैंने
कन्वेंशियल का पेपर मतलब सिंबल कैसे सॉल्व करने हैं वो डिटेल्स में बताया है, मतलब प्रेजेंटेशन कैसा करना है, उसको ऐसा बाजू में रेक्टेंगल बनाना है, तो वो सब वहां पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। और एप्लीकेशन के अंदर तो सब मटेरियल है ही। तो यहाँ पे एक हो गया स्पाइरल स्प्रिंग, उसके बाद सेमी इलिप्टिक लीफ स्प्रिंग और सेमी इलिप्टिक लीफ स्प्रिंग विथ सेंटर बैंड। अभी इसमें आप लोग देखेंगे ये देखो, इसमें आप लोग आसानी से ध्यान में रख सकते हो। कैसे? सेमी इलेक्ट्रिक लीफ स्प्रिंग, मल्टीप्लिक स्प्रिंग, ये सिंपल सा एक ही डायग्राम आप लोग को ध्यान में रखना है। ये व्यू और उसका जो सिंबल है वो सिंप्लीफाइड बनाया हुआ, ये ध्यान में रखना है। दूसरा जो है, इसमें आईलेट्स और आई होल्स, ये वर्ड ध्यान में रखो। ये वर्ड अगर आते हैं तो जो सिंपल ध्यान में रखा हुआ सिंबल है उसको सिर्फ ऐसा राउंडेड बना दो, यहाँ पे भी राउंडेड बना दो, मतलब दोनों हो गए आप लोग के। उसके बाद यहाँ पे और एक तीसरा है सेमी इलेक्ट्रिक लीफ स्प्रिंग विथ सेंटर बैंड। सेंटर बैंड ऐड हो गया इसके अंदर। तो ये पहला सिंबल जो रखा हुआ है, अगर बैंड आता है, सेंटर बैंड आता है, तो इसके बीच में ऐसा एक रेक्टेंगल निकालोगे। यहाँ पे भी क्या निकालोगे? रेक्टेंगल निकालोगे। ये हो गया सिंपल। उसके अंदर अगर आईलेट्स वर्ड ऐड होता है तो आप लोग को क्या करना है? वहां पे जस्ट 2 राउंड दिखाने हैं। तो इस तरह से सिंपल तरीके से आप लोग वहां पे ध्यान में रख सकते हो। और बच्चों, इसमें से एक आता ही है, क्योंकि कन्वेंशियल के पैटर्न में 14 मार्क्स के लिए है, तो बहुत सारा पेपर तुम लोगों को 50% पेपर जो है वो कन्वेंशियल और प्रोडक्शन ड्राइंग के ऊपर ही आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है पाइप जॉइंट। पाइप जॉइंट में बेंड, प्लग, टी, ये तीनों अच्छी तरह से बाय हार्ट करो। इसमें से एक आता ही है। उसके बाद है वॉल। वॉल में भी लैटरल, कैप, गेट वॉल और ग्लोब वॉल, उसमें से एक आता ही है। और एप्लीकेशन के अंदर चैप्टर नंबर 2 और 3 मिला के एक वीडियो बना है वहां पे। तो वहां पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो भी डिटेल में बताया है, और उसका फिगर भी वहां पे आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद काउंटर संक, जिसमें काउंटर संक होल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर कंपोनेंट एकदम सिंपल तरीके से ध्यान में रखना है, वो भी आप लोग प्रैक्टिस करना है। उसमें से कोई भी एक आता है। अभी एप्लीकेशन के अंदर ये टेपर पार्ट नहीं है, तो वो अभी आप लोग अच्छी तरह से समझ लो। यहां पे टेपर, इस टेपर पार्ट के ऊपर आप लोगों को कभी डेफिनेशन आ सकता है, कभी उसका फार्मूला और एग्जाम्पल भी आ सकता है। तो टेपर के बारे में ये डेफिनेशन देखो, आप लोग देख सकते हो, द रेशियो ऑफ द डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ 2 सेक्शन ऑफ अ कोन टू देयर डिस्टेंस। टेपर मतलब शार्प जो रहता है वो एक बाजू में टेपर किया रहता है, तो वो जो टेपर कितना करना है, कितने डिस्टेंस के लिए कितना डायमीटर होना चाहिए, ये सब स्टैंडर्ड रहता है। तो वो स्टैंडर्ड मतलब अभी देखो यहाँ पे सम के जरिए मैं आप लोग को एक्सप्लेन करके देता हूं। ड्रॉ अ स्केच टू रिप्रेजेंट टेपर 1:20 ऑन अ शाफ्ट ऑफ डायमीटर 60 mm एंड लेंथ 200 mm। एक शाफ्ट है जिसका लेंथ 200 है और उसका शुरू का डायमेंशन 60 mm है। कितना है? 60। और ये डायमेंशन तुम लोग को वहां पे निकालना है। तो एज पर गिवन जो डायमेंशन दिए है उसके हिसाब से ये टेपर का फार्मूला है। कभी आप लोगों को कन्वेंशन में ये भी पूछा जाएगा कि व्हाट इज द फार्मूला ऑफ टेपर, तो आप लोग ये फार्मूला वहां पे लिख सकते हो। क्या है? टेपर इज इक्वल टू कैपिटल डी मतलब बिग डायमीटर माइनस स्मॉल डायमीटर डिवाइड लेंथ, शाफ्ट का जो लेंथ रहेगा। तो एज पर कैलकुलेशन तुम लोग को स्मॉल डी मतलब छोटा डायमीटर मिलता है 50 mm। अगर आप लोग को एक बात बताता हूं कि ये 1:20 का मीनिंग कैसे होता है। 1:20 का मीनिंग क्या है कि टेपर का जो लेंथ है वो लेंथ कितना है? 200। तो 1:20 मतलब क्या?
जैसा जैसा 20 mm ये आगे बढ़ेगा, ये डायमीटर 1 mm से कम होता जाएगा। जैसा कि यहाँ पे 60 है बराबर, अगर 20 mm के ऊपर, तो यहाँ पे डायमीटर कितना हो जाएगा 59, 1 mm से कम हो गया। इसका मतलब ये होता है। उसके हिसाब से भी आप लोग ये डायमेंशन सिलेक्ट कर सकते हो। देखो 200 डिवाइड 20 करो, कितना रह गया 10, 60 माइनस 10 करो, कितना आ गया 50। फार्मूले के हिसाब से भी निकाल सकते हो, और जो मैंने कहा 1:20 इसके हिसाब से भी आप लोग ये डायमीटर वहां पे निकाल सकते हो। तो पेपर के ऊपर क्या क्या आ सकता है, डेफिनेशन, फार्मूला, नहीं तो एग्जाम्पल। तो ये सब आप लोगों को ध्यान में रखना है। एप्लीकेशन के अंदर इसके बारे में नहीं बताया है, तो इसलिए आप लोग यहाँ पे क्लियर करा के लो, ठीक है। स्क्रीनशॉट निकाल लो इसका। वैसे तो आप लोगों को एप्लीकेशन में पीडीएफ तो मिलने ही वाला है, लेकिन यूट्यूब के ऊपर जो वीडियो लोग देखेंगे उनके लिए बोल रहा हूं स्क्रीनशॉट निकाल लो, ओके। अभी यहाँ पे थर्ड टॉपिक प्रोडक्शन ड्राइंग। प्रोडक्शन ड्राइंग का वेटेज जो है एज पर सिलेबस वो है 16 मार्क्स। इस बार वो 16 मार्क्स के लिए आने वाला है। तो 16 मार्क्स में आप लोग को क्या क्या आने वाला है, तो राइटिंग वर्क तो रहेगा ही, क्योंकि डेफिनेशन कम आएगा। तो डेफिनेशन में किसका किसका डेफिनेशन आएगा, तो वहां पे लिमिट्स, फिट, टॉलरेंस, अलाउंस, ये चारों का डेफिनेशन आएगा। अभी लिमिट में बहुत सारे टाइप हैं, एक्चुअल डायमीटर, बेसिक साइज, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, वो सब लिमिट्स में आ जाएगा। फिट में क्या आ जाएगा, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट, इंटरफेरेंस फिट। अलाउंस में मैक्सिमम अलाउंस, मिनिमम अलाउंस। और इसके ऊपर तुम लोगों को एग्जाम्पल भी आ सकते हैं और उसके फार्मूले भी तुम लोगों को पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देखो मैक्सिमम अलाउंस एंड मिनिमम अलाउंस का फार्मूला क्या है या फिर उसका डेफिनेशन क्या है वो बताओ। उसके बाद इंडिकेट द फिट, ये तो 100% आता ही है 5 मार्क्स के लिए, या फिर 4 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए हो सकता है। अभी पैटर्न पता नहीं है कि 16 में कितने मार्क्स के लिए आ सकता है, लेकिन पहले ये 4 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए आता था, इंडिकेट द फिट। इसके बारे में भी पूरा डिटेल्स में एप्लीकेशन के अंदर सम मैंने सॉल्व करके दिया है। अलाउंस का सम सॉल्व नहीं हुआ है, तो वहां पे इसे मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूं। अलाउंस का सम जो है ये देखो, यहां पे अलाउंस का सम, अ शाफ्ट एंड द होल आर गिवन एज, यहां पे शाफ्ट का बेसिक साइज कितना है 50, अपर लिमिट कितना है प्लस 0.280 और लोअर लिमिट कितना है प्लस 0.120। होल के लिए कितना है, होल के लिए बेसिक साइज है 50 और अपर लिमिट है प्लस 0.090 और लोअर लिमिट है प्लस 0.000। ठीक है, तो डिटरमाइन मैक्सिमम अलाउंस एंड मिनिमम अलाउंस। मैक्सिमम अलाउंस कितना रहेगा और मिनिमम अलाउंस कितना रहेगा, ये तुम लोग को वहां पे शो करने को कहा जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम अलाउंस का फार्मूला क्या है, मैक्सिमम अलाउंस का फार्मूला ये है मैक्सिमम होल माइनस मिनिमम शाफ्ट। ऐसा क्रॉस ध्यान में रखो, जो मिनिमम है होल का उसमें से मैक्सिमम शाफ्ट का माइनस करना पड़ता है, और होल का जो मैक्सिमम है उसमें से ये मिनिमम माइनस करना पड़ता है। तो मैक्सिमम होल माइनस मिनिमम शाफ्ट। तो यहाँ पे 50 के अंदर हम लोग ये 0.280 प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 50.280। ओके, उसके बाद मैक्सिमम होल और मिनिमम शाफ्ट। तो मैक्सिमम होल तुम लोग का ये कितना है 0.090, तो यहाँ पे 50.090 माइनस 50.120। 50.120 क्या मतलब, जो शाफ्ट का मिनिमम है उसमें 50 में बेसिक साइज में हम लोग 120 ऐड करेंगे। 120 मतलब क्या है, माइक्रॉन्स है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आया तुम लोग का, माइनस में आया। ठीक है, तो क्या आया, मैक्सिमम अलाउंस कितना आया माइनस 0.03। सेम मिनिमम अलाउंस का फार्मूला क्या है, मिनिमम होल। मिनिमम होल मतलब कितना है, यहाँ पे तो 0 0 दिया हुआ है, तो 50.000 माइनस
मैक्सिमम शार्प कितना है 0.280, तो इसमें आप 50 में अगर 280 करते हैं तो कितना आता है -50.280, तो इक्वेशन क्या आया माइनस आया। ठीक है, तो यहां पे तुम लोग को फार्मूला भी पूछा जा सकता है और मतलब उसका डेफिनेशन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो लिमिट फिट टॉलरेंस में क्या क्या आने वाला है, डेफिनेशन, नहीं तो इंडिकेट द फिट। इंडिकेट द फिट में आप लोग को एक सम तो सॉल्व करके दिया है, इसके अलावा आप लोग को एक बात बताता हूं, क्लियरेंस फिट, ट्रांजिशन फिट और इंटरफेरेंस फिट, ये तीनों फिट कैसे इंडिकेट करने हैं। तो अगर वहां पे प्लस प्लस रहता है तो क्लियरेंस फिट हो जाता है, प्लस माइनस होता है तो ट्रांजिशन, और माइनस माइनस होता है तो इंटरफेरेंस। तो आप लोग वहां पे लिख सकते हो, डिटेल्स में पेज में दिया हुआ है। देखो यहाँ पे आप लोग जो YouTube के ऊपर से देखेंगे उनको ये सम देखो मैं पढ़ाता हूँ, दिखाओ यहाँ पे शाफ्ट और होल का ये दिया हुआ है, अपर लिमिट लोअर लिमिट। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, इस तरह से देखो इक्वेशन क्या आया प्लस माइनस करके, ये मैक्सिमम अलाउंस कितना आया पॉजिटिव, ये कितना आया पॉजिटिव। तो अगर पॉजिटिव पॉजिटिव बनता है तो क्लियरेंस फिट, प्लस प्लस क्लियरेंस फिट, और प्लस माइनस ट्रांजिशन, और माइनस माइनस रहेगा तो इंटरफेरेंस फिट। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। उसके बाद है शायद ज्योमेट्रिकल सिंबल, वेल्डिंग सिंबल, वेल्डिंग से ऊपर इंडिकेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस। तो ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस और सिंबल क्या है, ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस मतलब तुम लोगों को जो H7 F7 जो ग्रेड रहता है, जो होल टाइप रहता है वो हमेशा कैपिटल टाइप रहता है, और जो शार्प टाइप रहता है वो स्मॉल लेटर से। तो ये है तुम लोग का ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस। उसके बाद उसके सिंबल, फिर ज्योमेट्रिकल सिंबल क्या, तो वहां पे एक चार्ट दिया है एप्लीकेशन के अंदर, वहां पे सब ज्योमेट्रिकल सिंबल दिए हुए हैं, जैसा कि सर्कुलरिटी, रेडियल, क्रॉस, मतलब ये सब जो है वो ज्योमेट्रिकल सिंबल है, तो वो आप लोग वहां से कर सकते हो। उसके बाद है वेल्डिंग सिंबल। वेल्डिंग सिंबल में भी आप लोगों को क्या करना है, स्क्वायर बट, सिंगल यू बट, स्पॉट, डबल जे बट। अब ये सिंगल और डबल में आप लोगों को एक बात ध्यान में रखना है कि सिंगल यू बट तो सिंपल है, एक ही यू आएगा, और डबल अगर कहा तो क्या करने का, उल्टा यू निकालो, हो गया डबल यू बट। डबल जे बट में भी एक सिंगल जे आएगा, और डबल कहा तो डबल जे आएगा। आप लोग एक बार उसे अच्छी तरह से देखोगे ना तो आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि क्या ध्यान में रखना है। तो एग्जाम में आप लोग कोई भी सम सॉल्व कर सकते हो, मतलब कोई भी कन्वेंशियल सॉल्व कर सकते हो जिसका सिंबल रहेगा वो। उसके बाद है डायरेक्शन ऑफ लेज। डायरेक्शन ऑफ लेज में परपेंडिकुलर, क्रॉस और मल्टी डायरेक्शनल, ये तीनों में से कोई तो एक आएगा ही, या रेडियल। उसके बाद स्टेट द मीनिंग ऑफ सिंबल, ये जो सम है, ये जो पॉइंट है, ये इसमें से एक सम अगर आप लोग जितने भी क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसके ऊपर एक सम आता ही है। तो वहां पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके देता हूं। ये वाला सम देखो, ये वाला दिख रहा है सब लोगों को, ओके। इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो पहले। स्टेट द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग सिंबल। यहां पे क्या लिखा है, मीनिंग। मीनिंग के नीचे कुछ टेक्स्ट है, यहाँ पे परपेंडिकुलर दिख रहा है, यहाँ पे 12.5 दिख रहा है, यहाँ पे 5 दिख रहा है। ऐसा सिंबल तुम लोगों को एग्जाम में आएगा, और कहाँ रहेगा, इसका मीनिंग एक्सप्लेन करो। तो इसका मीनिंग देखो, यहाँ पे पहले आप लोग लिखोगे मीनिंग। अगर मीनिंग नाम है तो मीनिंग, या शेपिंग नाम रहे मशीनिंग प्रोसेस का, शेपिंग या फिर ड्रिलिंग जो भी रहेगा वो यहाँ पे लिखोगे, और वहां पे लिखोगे द सरफेस अंडर कंसिडरेशन शुड बी प्रोड्यूस बाय मिलिंग प्रोसेस। अगर शेपिंग रहा, लेथ रहा, तो उस मशीन का नाम वहां पे आएगा। उसके बाद है
ये सिंबल किसका है, डायरेक्शन ऑफ प्ले, और वो ट्रायंगल के राइट में रहता है, ध्यान में रहे सिंबल जो रहता है वो ट्रायंगल के राइट में रहता है। किसका सिंबल है, वो परपेंडिकुलर, डायरेक्शन ऑफ प्ले रहता है। उसके बाद ये 20 जो फिगर रहता है वो हमेशा मशीन के नीचे रहता है, वो क्या रहता है, सैंपलिंग लेंथ रहता है। उसके बाद 5 क्या है, ट्रायंगल के लेग के बाजू में है, वो क्या रहता है, मशीनिंग अलाउंस रहता है। और 12.5 क्या है, रफनेस ग्रेड है, तो हमेशा ट्रायंगल के ऊपर रहता है। वो सब आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कभी तुम लोगों को ये क्वेश्चन आएगा, ऐसा लिखा रहेगा कि भाई ये ऐसा ऐसा है, अभी इसका फिगर निकालो और फिगर के जरिए एक्सप्लेन करके दो कि ये फिगर कहाँ पे आएगा और ये सिंबल कहाँ पे आएगा। तो आप दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। तो आप लोग जस्ट इसका प्रैक्टिस कैसे करोगे, ये जैसा निकाला है ना वैसा लिखो, वैसा का वैसा फिगर निकालो। ड्राइंग का एक बात ध्यान में रखो, कोई भी कन्वेंशनल रहने दो, सम रहने दो या फिर ड्राइंग रहने दो, जब तक आप लोग एक बार खुद निकाल के नहीं देखोगे तब तक आप लोग एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोग को पेपर जो है वो फटाफट सॉल्व करना है। बाजू वाला क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो मत देखो, पहले तुम्हें जो आता है वो पहले फटाफट सॉल्व करो। नहीं तो ऐसा होता है कि टाइम निकल जाता है और तुम लोग को सॉल्व करने के आने के बावजूद भी आप लोग पेपर सॉल्व नहीं कर पाते हो। भले ही 4 आवर्स का है, लेकिन 4 आवर्स कब निकल जाता है आप लोग को पता भी नहीं चलता है। तो एक बात ध्यान में रखना है, आप लोग को कोई टाइम पास नहीं करना है। ओके, तो यहां पे ये हो गया स्टेट द मीनिंग ऑफ सिंबल। उसके बाद है, चलो ये यहां तक खत्म हो गया। ये एक फिगर रहता है, इंडिकेशन दिया रहता है, स्केमेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे भी वैसा ही फिगर आया, तो आप लोगों को ये दिखना पड़ेगा बेसिक साइज क्या है, बी मतलब मैक्सिमम लिमिट। ये आप लोगों ने देखा होगा और आप लोगों ने शायद बाय हार्ट भी किया होगा, नहीं किया रहेगा तो इसमें से आप लोग देख सकते हो। ज्योमेट्रिकल सिंबल के ऊपर ऐसा भी एक फिगर आ सकता है, मतलब फिगर नहीं, ऐसा सम आ सकता है। देखो सम क्या आया है, refer the given figure 4.4 of a small component. The tolerance axis is to lie in a cylinder of 0.06 diameter. Coaxial क्या है, उसके अंदर ज्योमेट्रिकल सिंबल क्या है, कोएक्सेल। तो कोएक्सेल का सिंबल क्या है, 2 सर्कल रहते हैं जिसका सेंटर एक ही रहता है, तो आप लोग को ध्यान में आना चाहिए। तो यहाँ पे तुम लोग क्या लिखोगे, 2 सर्कल लिखोगे, मिडल में क्या लिखोगे, टॉलरेंस जो कि कितना दिया है 0.06, और किसको, डाटम ए को। तो ऐसा भी फिगर आ सकता है आप लोगों को, और फिगर के अंदर आप लोगों को आंसर कुछ इस तरह से करना होगा। और एक फिगर दिखाता हूं, ये वाला फिगर जिसमें क्या लिखा है, क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है, वो वर्ड पहले आप लोगों को चूज करना होगा। रिप्रेजेंट द सिंबॉलिक इंफॉर्मेशन गिवन द क्वेश्चन रन आउट, क्या है, रन आउट। तो रन आउट का सिंबल आप लोगों को पता है, इस तरह से एरो हेड रहता है, बराबर। और मिडल में क्या आएगा, टॉलरेंस, और किसको, डाटम एक को। तो ऐसे भी फिगर आ सकती है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन एप्लीकेशन के अंदर आप लोगों को मिल जाएंगे, तो उस वीडियो को अच्छी तरह से आप लोग देखो। अभी असेंबली डिसेंबली, टोटल वेटेज कितना है पता है, 32 मार्क्स, मतलब असेंबली का 16 मार्क्स और डिसेंबली का 16 मार्क्स। और किसी का डाउट है क्या कुछ, स्क्रीनशॉट नॉट अवेलेबल। स्क्रीनशॉट बेटा यूट्यूब पे ये वीडियो मैं डालने वाला हूं, तो यूट्यूब पे आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। और वैसे भी एप्लीकेशन के अंदर ये सब आने ही वाला है, तो आप लोगों को जिन्होंने एप्लीकेशन लिया है उन लोगों को ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी डिटेल टू असेंबली में मैं चाहता हूं कि आप लोग फुट स्टेप बेरिंग का असेंबली ट्राई करो। अगर आप लोग असेंबली ट्राई करते हो तो अपने आप उसके डिटेल्स भी हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ओल्ड सैम का असेंबली, स्क्रू जैक का असेंबली। ये ओल्ड सैम और स्क्रू जैक ऑलरेडी यूट्यूब पे अपलोड किए गए हैं, उसके वीडियो अच्छी तरह से देखो और निकालो। उसके बाद टूल पोस्ट है और यूनिवर्सल कपलिंग। ये जो 5 असेंबली मैंने दिखाया यहाँ पे, इसका आप लोग
असेंबली निकालोगे तो डिटेल्स उसका प्रैक्टिस अपने आप हो जाएगा। और डिटेल्स का प्रैक्टिस करना रहेगा तो एक पेडेस्टल बेरिंग, टूल होल्डर और ड्रिल जिग, ये तीनों का। और डिटेल्स में एक बात ध्यान में रखो, कोई भी 3 पार्ट के डिटेल्स निकालने पड़ते हैं, सेक्शनल फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, सेक्शनल फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, सेक्शनल फ्रंट व्यू, टॉप व्यू। इसके बारे में भी डिटेल में बताने वाला हूं। फिलहाल आप लोग इतना सुन लो कि ये तीनों का प्रैक्टिस करना है और ये 5 असेंबली का। अभी तुम लोग कहोगे इतना टाइम है बाबा, 14 और 15 2 दिन है तुम लोग के पास, तो 2 दिन में अगर आप लोग 1-1 घंटा 2-2 घंटा एक टॉपिक को देते हो तो आराम से हो जाएगा। और इतना क्वेश्चन बैंक करोगे तो आप लोग को बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे इसका प्रैक्टिस करना है आप लोगों को। उसके बाद अभी मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार टूल पोस्ट और ओल्ड सैम का असेंबली आएगा और पेडेस्टल बेरिंग मतलब प्लमर ब्लॉक का डिटेल्स आएंगे, ऐसा मेरा गेसिंग है। तो उसका प्रैक्टिस जरा ज्यादा करोगे, ठीक है। और अभी देखते हैं डिटेल्स असेंबली कैसे निकालते हैं। तो टूल पोस्ट का मुझे ज्यादा चांसेस है, तो मैं क्या करता हूं, टूल पोस्ट जो है वो आप लोगों को एक्सप्लेन करके देता हूं। ओके, यहां पे देखोगे आप लोग ये पोस्ट 1 नंबर पार्ट जिसके नीचे लिखा है कास्ट आयरन नंबर ऑफ पार्ट्स 1, और यहाँ पे एक डायमेंशन है 72 जिसका हाइट है 12, उसके बाद है 132, फिर 36, ये 48 डायमीटर है। और यहाँ पे देखो 24H7, तो ये H7 जहां पे आता है वहां पे समझ लो कुछ ना कुछ स्मॉल लेटर वाला वहां पे फिक्स होने वाला है। तो ये टॉप व्यू है और ये फ्रंट व्यू है। एक्चुअली ये फ्रंट व्यू ऊपर होना चाहिए, टॉप व्यू नीचे होना चाहिए, क्योंकि ओल्ड बुक में से फोटो है तो वो चेंजेस रह गया है। उसके बाद है सेकंड पार्ट है ब्लॉक। ब्लॉक जो है वो स्क्वेरिकल पार्ट है, ऊपर से देखने के बाद आप लोग को स्क्वायर नजर आएगा, ये नीचे होना चाहिए था, ये ऊपर होना चाहिए। और स्क्वेरिकल पार्ट है जिसका टोटल हाइट है 18 और मिडल डायमीटर है 74। एक्चुअली ब्लॉक क्या करता है, टूल पोस्ट को गाइड करता है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे देखा ये कितना है 12, इसका भी हाइट कितना है 12, इसका आउटर मतलब इनर डायमीटर कितना है 74 और इसका कितना है 72। तो असेंबली में जब आप लोग निकालोगे तो 74 का लाइन अलग दिखाओगे और 72 का लाइन अलग दिखाओगे, ठीक है। तो ये पार्ट हो गया। उसके बाद वेज, वेज का ये फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है। अभी वेज का ये डायमेंशन कितना है 24N6 और ये कितना है 24H7। तो यहां पे ये वेज इस तरह से जाने वाला है। तो वेज का तुम लोगों को क्या नजर आने वाला है, साइड व्यू नजर आने वाला है। क्या नजर आने वाला है वेज का, साइड व्यू, क्योंकि ये 24 है और ये 24 है, तो फ्रंट तो नहीं दिखाई देगा, वहां पे टॉप भी नहीं दिखाई देगा, क्या नजर आएगा, साइड व्यू नजर आएगा। तो साइड व्यू के लिए भाई ये तो हाइट हम लोग को पता नहीं है, तो मैं आप लोग को बता देता हूं कि एज पर कैलकुलेशन के हिसाब से कंस्ट्रक्शन करके ये हाइट मैंने फाइंड आउट किया है। तो यहां से लेके यहां तक ये जो हाइट मिलती है वो हाइट मिलती है 24, बिंदास 24 वहां पे मार्क कर दोगे। कितना आया, यहां से लेके यहां तक 24, क्योंकि साइड व्यू कैसे बनेगा, देखो ये प्रोजेक्शन आया, ये प्रोजेक्शन आया, क्या नजर आएगा, जस्ट एक रेक्टेंगुलर ऐसा बॉक्स नजर आएगा। तो उसका विड्थ तो पता है, विड्थ कितना है 24, तो उसका हाइट जो है वो हाइट भी आप लोग को 24 ही लेना है। तो कंस्ट्रक्शन कैसे किया ये नहीं पूछा जाएगा, असेंबली में कौन सा पार्ट किसके अंदर असेंबल होता है उसके लिए मार्क्स है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी असेंबली में देखो, असेंबली ड्रॉ करते वक्त इसका असेंबली का ड्राइंग देखो, ये देखो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, ऊपर फ्रंट व्यू रहेगा और नीचे टॉप व्यू रहेगा। तो ये जो वेज है, वेज का टॉप व्यू तुम लोगों को नजर आने वाला है। तो जब आप लोग पेपर में सॉल्व करोगे तो या तो 1:1 भी ले सकते हो और 1:2 भी ले सकते हो। 1:2 में होता क्या है, आप लोग को हर डायमेंशन को आधा लेना पड़ता है, तो बहुत झंझट का काम हो जाता है। तो इससे आप लोग 1:1 में ही निकालो। अगर भले ही आपका टॉप व्यू फ्रंट में ही पूरा जगह चला गया तो आप लोग साइड व्यू बाजू में भी निकाल सकते हो, मार्क्स फुल मिलेंगे। अगर साइड टॉप व्यू निकालने को जगह नहीं है तो बाजू में निकालो और वहां पे नीचे लिखो टॉप व्यू ऑफ द टूल पोस्ट, तो आप लोग को फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन निकालना जरूरी है।
जगह नहीं है, इसलिए एग्जामिनर समझ में आ जाएगा कि ये बाजू में निकाला हुआ है, लेकिन जो निकालोगे वो करेक्ट होना चाहिए, तभी फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, असेंबली, कोई भी असेंबली निकालते वक्त आप लोग को क्या क्या ध्यान में रखना है ये मैं पहले बता देता हूं। सबसे पहले पार्ट लिस्ट। ये जो पार्ट लिस्ट है, कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि ये पार्ट लिस्ट अगर मैं बनाया और असेंबली नहीं बनाया तो मुझे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है। असेंबली तुम लोगों को ट्राई करना होगा, भले ही थोड़ा बहुत निकालो और बाजू में पार्ट लिस्ट निकालोगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे, लेकिन असेंबली कुछ भी नहीं किया और सिर्फ पार्ट लिस्ट लिख दिया वहां पे तो मार्क्स नहीं मिलते हैं। पार्ट लिस्ट मतलब क्या हो जाएगा कि तुम लोग कॉपी किया है, तुम्हें पता ही नहीं है क्या है पार्ट लिस्ट। तो वहां पे तुम लोग असेंबली का कुछ ना कुछ ट्राई करोगे अगर टाइम नहीं मिला तो, और फटाफट पार्ट लिस्ट निकाल दोगे, 2 या 1 मार्क्स तो मिल ही जाता है। लेकिन हम लोग 2 या 1 मार्क्स के लिए नहीं, हम लोग का टारगेट रहना चाहिए 16 में से 16 मिलने चाहिए। तो यहाँ पे ये फिट चार्ट है, अगर फिट चार्ट भी आप लोगों ने लिखा वहां पे तो फुल मार्क्स मिल जाएंगे। भले अभी फिट चार्ट कंपलसरी नहीं रहता है, लेकिन अगर निकालते हो तो इट शोस कि आपको ड्राइंग का पूरा नॉलेज है। और ये इंडिकेट करने के लिए सम सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। आप लोग वैसे भी ध्यान में रख सकते हो कि भाई एक पेज दिया है मैंने एप्लीकेशन के अंदर, ए से लेके सी तक, ऐसा वहां पे लिखा हुआ है कि अगर ओ टॉलरेंस रहा, स्मॉल टॉलरेंस, तो वहां पे क्लियरेंस बनता है, एन वगैरह रहा तो ट्रांजिशन, इंटरफेरेंस, ऐसा एक पेज है और उसके बारे में बता दिया है। तो आप लोग वहां से फटाफट वो लिख सकते हो। कोई भी डायमेंशन देते वक्त डायमेंशन टेक्स्ट और डायमेंशन लाइन टच नहीं होना चाहिए, वहां पे डिस्टेंस दिखना चाहिए। नंबर ऑफ पार्ट जब देने लोगोगे तो ऐसा इंक्लाइनली एरोहेड लेने का, और प्रो सर्कल रहेगा तुम लोग के पास तो 10 डायमीटर का सर्कल से ऐसा राउंड करोगे, उसके बाद उसके अंदर वहां पे नंबर लिखोगे जो नंबर पार्ट लिस्ट में है वो पार्ट लिस्ट के अंदर, और ये नंबर अच्छी तरह से मैच होने चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे 1 नंबर दिया और 1 नंबर तो पोस्ट है लेकिन ये तो ब्लॉक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, तो असेंबली निकालते वक्त क्या करना है तुम लोग को, पहले सबसे पहले एक सेंटर लाइन मार्क करोगे। सेंटर लाइन मार्क करने के बाद नीचे बॉटम का ये व्यू निकालोगे जो कितना है 72 है पोस्ट के लिए, तो बोथ साइड में कितना लोगे, सेंटर के बोथ साइड में 36, उसका हाइट कितना है 12। मुझे पता है कि ब्लॉक इसके आजू बाजू में आने वाला है और ब्लॉक का इनर कितना है 74, तो यहाँ पे देखो 36, तो 37 पे ऊपर ये डॉटेड लाइन बनेगी, इस बाजू में डार्क बनेगी। अभी कुछ लोगों को डाउट है कि सर एक बाजू में डार्क बनाया एक बाजू में डॉटेड बनाया, तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन अगर तुम लोग को हाफ सेक्शन में आता है तो तुम लोग को सॉल्यूशन हाफ सेक्शन में ही निकालना होगा। अगर क्वेश्चन तुम लोग को फुल सेक्शन में है, मतलब दोनों बाजू में हैचिंग लाइन है, तब तुम लोग को वहां पे दोनों बाजू में हैचिंग लाइन निकाल के दिखाना होगा। अभी फिलहाल तुम लोग को हाफ सेक्शन है, तो हाफ सेक्शन आया तो उल्टा अच्छा है, तुम लोग का ये सेक्शन लाइन जो है बच जाता है। सिर्फ वहां पे डॉटेड कौन सा आएगा और डार्क कौन सा आएगा ये आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। जैसा कि ये ब्लॉक बाहर की तरफ रहेगा, बाहर की तरफ होने की वजह से इनर जो लाइन है वो इनर डॉटेड बनेगा, पोस्ट का ये जो लाइन है ये डॉटेड बनेगा क्योंकि इस बाजू में ब्लॉक आ गया, इस बाजू में डॉटेड बनेगा, लेकिन इस बाजू में ये अलग और नीचे का प्लेट अलग अलग दिखाने वाला, यहाँ पे कोई लाइन है क्या, नहीं, ये वन एंड ओनली एक ही पार्ट है। तो वहां पे हैचिंग लाइन इस तरह से आ जाएगा। और ब्लॉक के अंदर देखो डायरेक्शन अलग अलग है, इसका डायरेक्ट इसके अंदर ज्यादा डिस्टेंस है और इसके अंदर कम डिस्टेंस है, इट शोज कि ये अलग अलग पार्ट है। ठीक है, उसके बाद रिंग जो है, ये सब कंस्ट्रक्शन करने के बाद ये जो सेंटर लाइन है जो यहाँ से 66 डिस्टेंस के ऊपर है, वहां से रिंग जो है ना तो अप्रोक्सीमेटली 1 सेंटीमीटर के ऊपर रख दो। रिंग का डायमीटर कितना है 120, बोथ साइड में कितना आएगा 60, हाइट कितना है 18, ऐसा ही रेक्टेंगल बना लो। उसके अंदर ये जो रेडियस दिया हुआ है वो 144 है, तो उसे कैसे निकालोगे, कंपास में 144 डिस्टेंस बाहर लोगे और कंपास का एक पॉइंट यहाँ पे रखोगे और ये जो सेंटर लाइन है उसे इंटरसेक्ट करोगे और वहां पे कंपास का पॉइंट रख के यहां से रेडियस ड्रॉ करोगे यहां तक, और इस बाजू में रेडियस कैसे आएगा डॉटेड, क्यों, क्योंकि रिंग कटा हुआ नहीं है, एक ही बाजू में है, तो इस बाजू में डॉटेड आएगा। बाद में ये रेडियस जहां पे टच होता है, ये देखो ये लेवल पे, इस लेवल से ये जो वेज आएगा यहां से तुम्हें डायमेंशन लेना है 24, कितना लेना है 24, और वेज में भी आधे पोर्शन में हैचिंग लाइन निकालना है, आधे में नहीं निकालना है। ऊपर आएगा तुम लोग का स्क्रू, स्क्रू का जो थ्रेडेड पोर्शन है, ये थ्रेडेड पोर्शन जनरली वहां पे से स्पाइरल जैसा थ्रेडेड नहीं दिखाते हैं, तो एक एक mm के ऊपर ऐसे डार्क लाइन दिखा देते हैं कि इट शोज कि ये थ्रेडेड पोर्शन है, क्योंकि ये स्क्रू जैसे ऐसे टाइट करोगे, ये स्क्रू और वेज के बीच में तुम लोग का ये
ये रहता है, क्या है बोलते हैं उसको, जिसके जरिए हम लोग मशीन की प्रोसेस करते हैं, टूल रखा रहता है। तो टूल के हिसाब से ये स्क्रू एडजस्ट हो सकता है। तो ये जैसे मैंने निकाला है आप लोग वैसे ही निकालोगे। टॉप व्यू के लिए वेज का ये टॉप व्यू आएगा, फिर पहला सर्कल जो है बड़ा सर्कल ये किसका आएगा, रिंग का आएगा। उसके बाद ये तुम्हें दो सर्कल दिखाई देंगे, वो दो डार्क होने चाहिए। ये रिंग वाला मतलब कॉलर वाला ये सर्कल भी डार्क आएगा। ऊपर ये पोर्शन स्क्वेरिकल है तो स्क्वायर नजर आना चाहिए। ये दो सर्कल तो टोटली डॉटेड ही बनने वाले हैं। अपना ब्लॉक जो है रिंग के नीचे जितना जाएगा उतना डॉटेड बनेगा और रिंग के बाहर रहेगा वो डार्क बनेगा। तो ये तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। और इसके बाजू में सिस्टमैटिकली लिखोगे स्केल 1:1 और इसको बॉक्स बनाओगे कि इंडिकेशन होना चाहिए, क्योंकि कंपनी में ड्राइंग ऐसा ही रहता है। और इसका मतलब यही है कि प्रोडक्शन ड्राइंग मतलब जो कंपनी में प्रोसेस होता है वो आप लोग को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग अगर अच्छी तरह से ड्राइंग बनाओगे तो 16 में से 16 मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन उसके लिए जरूरी है स्पीड। और स्पीड कब आएगा, जब तुम लोग अब ये 2 दिन में पूरा ड्राइंग बनाओगे तभी पेपर में कुछ सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। और अभी पीडीआर का जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन का प्राइस जो है वो 299 है। तो अगर आप लोग परचेस करते हो तो शिप ट्यूटोरियल्स, तो वहां पे 299 में पीडीआर के सब वीडियो आप लोग को देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद डिटेल्स कैसे निकालने हैं, देखो ये फुट स्टेप बेरिंग, इसका भी ड्राइंग अच्छी तरह से आना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद स्क्रू जैक का देखो, स्क्रू जैक सिस्टमेटिकली ऐसा ही होना चाहिए, पार्टली फिट चार्ट स्केल डायमेंशन देखो सिस्टमेटिकली एक लाइन में है, हैचिंग लाइन फुल सेक्शन में है, तो यहाँ पे अलग डायरेक्शन, यहाँ पे अलग डायरेक्शन। नर्लिंग देखो ऐसा छोड़ा हुआ है, ऐसा बॉक्स नहीं बनाया है मैंने नर्लिंग के लिए। उसके बाद है ओल्ड सैम कपलिंग, उसमें साइडो निकालना पड़ता है, तो लेफ्ट से देखा हुआ व्यू राइट में बनता है, तो यहां से देखने के बाद इससे रिलेटेड सब डार्क बनेगी, इससे रिलेटेड डॉटेड। यूट्यूब पे वीडियो है आप लोग अच्छी तरह से देख सकते हो। यूनिवर्सल कपलिंग, फ्रंट व्यू टॉप व्यू। प्लमर ब्लॉक, इसका असेंबली नहीं ट्राई करना है आप लोगों को, डिटेल्स ट्राई करने हैं। तो यहाँ पे देखो डिटेल्स का भी ड्रॉइंग है मेरे पास। कोई भी 3 डिटेल्स आते हैं, या तो मेन बॉडी का आएगा सेक्शनल फ्रंट व्यू टॉप व्यू, या फिर कैप का फ्रंट व्यू टॉप व्यू, या फिर बुश जो रहता है फ्रंट व्यू टॉप व्यू। तो यहां पे मैंने सब ड्राइंग तुम लोगों को निकाल के दिया है। अभी स्क्रीनशॉट ले लो। ड्राइंग तुम लोग के इसी प्रकार होने चाहिए, ठीक है। हाफ सेक्शन में है तो हाफ सेक्शन में ही निकालोगे। और डिटेल्स के ड्राइंग निकालते वक्त ये नंबर लिखना वहां पे जरूरी है। उसके बाद क्या नाम है पार्ट का वो लिखना जरूरी है, कौन से मटेरियल से बनाया है वो लिखना जरूरी है, और नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं वो भी लिखने जरूरी है। इसके अलावा वहां पे क्वेश्चन रहता है गिव द ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस एंड ज्योमेट्रिकल सिंबल। तो वहां पे ये जो ट्रायंगल बने हुए हैं, ये ट्रायंगल अगर असेंबली में तुम लोग को 3 ट्रायंगल दिया है यहाँ पे, तो आप लोग यहाँ पे 3 ट्रायंगल निकालोगे। यहाँ पे 2 ट्रायंगल रहेंगे तो 2 ट्रायंगल निकालोगे, मतलब जितने ट्रायंगल दिए रहेंगे वो ट्रायंगल। इसके अलावा ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस, मतलब अगर ये होल टाइप है तो वहां पे देखो H लिखना पड़ेगा, H7 ऐसा ऐसा डायमेंशन लेना पड़ेगा, H7। देखो यहाँ पे G6 है, तो ये हो गया ज्योमेट्रिकल टॉलरेंस। तो इस तरह से आप लोगों को ईच एंड एवरी फिगर वहां पे निकालना है। नट बोल का डिटेल्स नहीं आते हैं, ये 3 पार्ट्स के ही डिटेल्स आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन मैंने बताया आप लोगों को पेपर के ऑफ 70 मार्क्स या 4 आवर्स। हाँ 70 मार्क्स के लिए 4 आवर्स ही रहेगा, ओके। तो यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन बैंक बनाया है वो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बनाया है। अगर आप लोग इतना भी ड्रॉ करते हो तो आप लोग को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और जो जो इंस्ट्रक्शन मैंने आप लोग को दिया है वो सब फॉलो करो, आप लोग को अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और अगर आप लोग का एप्लीकेशन लेना है तो टोशिप ट्यूटोरियल डाउनलोड करो, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।